हेलो गाइस, माई सेल्फ महादेव वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल GSM क्लासेस में। आज मैं एक नई टॉपिक्स के साथ आया हूं आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर क्लास 10th के लिए, कक्षा 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तो हम फटाफट इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि आपको आज पढ़ना क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम इसको सीखते हैं, जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले नाम पढ़ा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आपको मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूं न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड्स using it for obtaining energy, growth, repair of bodies are called nutrition। उसी को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। यानी कहा जाए कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में, वृद्धि में, शरीर की मरम्मत के लिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब आपको यह भी मैं बता चुका हूं कि जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक, उसमें मैं आपको टाइप्स बता चुका हूं कि ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स का पार्ट्स मैंने पढ़ लिया है पहले ही, और फर्स्ट लेक्चर में आप याद करिए, पहले ही लेक्चर में मैं आपको बढ़ा चुका हूं न्यूट्रिशन क्या है, इसके टाइप्स, हेटरोट्रॉफिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, आपके जो होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोजोइक, ये सब डिस्कशन हो चुका है। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि एनिमल्स कैसा होता है, हेटरोट्रॉफ्स होता है, और वो के दे नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है। आप अपना भोजन बना लेते हैं, नहीं बना पाते हैं, ठीक। तो क्या है कि ये फिर भोजन करता कैसे है, क्या खाता है भाई? अरे हम कुछ खाते होंगे तभी तो रहते हैं ना, कोई भी एनिमल होगा कुछ खाएगा, ठीक। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए ह्यूमन बींग्स का, तो चावल खाता है, कुछ लोग मांस भी खाते हैं, कुछ लोग अंडा भी खाते हैं, कुछ दूध पीते हैं, दही पीते हैं, फल खाते हैं, कुछ भी है, बहुत सारे है ना, साग सब्जी जो भी खाते हैं, ठीक। तो ये सारी क्यों खाते हैं? क्योंकि एनर्जी लेने के लिए। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है ना। और फूड कहाँ आप बताते हैं ना कि आपने जब इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर आएगा, उसमें बताया जाएगा कि जितने भी लिविंग बींग्स में एनिमल्स होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे, वो डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी पे, ठीक। अब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं आपके जो फ्लेश खाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं केवल ऑटोट्रॉफ्स को ही खाते हैं, यानी कि घास फूस पत्ती जो भी है, पेड़ पौधे जो भी खाते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो एनिमल्स है, बहुत सारे ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आपको मिलेंगे कि वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। दे आर नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर ईट अदर प्लांट्स, या दे आर डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर फूड्स। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ड्रोसोरा जो आपने प्लांट्स पढ़ा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आता है, कीड़ों को खाता है अपनी पत्तियों को फोल्ड करके, ठीक है। तो वो, तो यहां पर जो एनिमल्स है उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, एनिमल्स जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक्स क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए किसी अदर ऑटोट्रॉफ्स का, ये स्वपोषी या अदर जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उसे हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक्स में जो एनिमल्स आते हैं वो बेसिकली आपका होलोजोइक जो है वो एनिमल होता है। होलोजोइक क्या होता है? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना भोजन सॉलिड फॉर्म, ठोस फॉर्म में या फिर द्रव फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि आपका दूध है, ठीक, तो दूध को पी लिए तो वो लिक्विड फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ठोस में आप ले लीजिए, क्या खाते हैं, फ्रूट्स खा लिया या आप राइस खाते हैं, तो ये सब सॉलिड फॉर्म का है ना भोजन। तो ऐसे ही एनिमल्स भी या तो भोजन सॉलिड फॉर्म में लेगा या तो लिक्विड फॉर्म में लेगा, जो भी होगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक। अब इतनी चीजें आप श्योर है ना, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो अब यहां पर जो एनिमल्स है उसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटा। किसके बेसिस पे? फूड हैबिट्स पे। फूड हैबिट्स पे यानी भोजन
की आदत पे। तो क्या क्या है वो 3 बेसिस आप जान लीजिए। सबसे पहला आता है आपका हर्बी ओट्स, दूसरा आपका आता है कार्नी ओट्स और लास्ट में आता है ओमनी ओट्स। ओमनी ओट्स, ठीक है, ओमनी ओट्स। इसको कहते हैं शाकाहारी, इसको कहते हैं मांसाहारी और इसको कहते हैं सर्वाहारी जंतु। बहुत सारे आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे, लोग कहते हैं भैया मैं तो शाकाहारी हूं। लोग भी कहते हैं बट वो शाकाहारी है नहीं, है ना? समझ में आ रहा ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये शाकाहारी वो कह देते कि मैं शाकाहारी हूं क्योंकि मैं मांस नहीं खाता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन की जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो वो सभी चीज खा सकता है। तो यदि वो खा सकता है तो उसको हम शाकाहारी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट है, सीख लीजिए, इसको बताया भी करिए घर में, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा? या जैसे ह्यूमन्स है, सीरियल खाता है ना, राइस, पल्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी है, फ्रूट्स है, मीट्स है, एग्स है, मिल्क है, कुछ भी खाता है, लीव्स भी खा सकता है। जैसे साग के फॉर्म में साग खाते ना, सरसों सुरगा, ठीक है। तो वो आपका हर्बी ओट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सर्वाहारी आएगा, क्योंकि वो सभी चीजों को खा सकता है। यहां पे ये चीज लिया गया है जो सभी चीजों को खा सकता है। शाकाहारी में कौन आएगा? ऐसे एनिमल्स आएंगे जो ओनली फॉर प्लांट्स को ईटिंग करते हैं, केवल प्लांट्स को खाते हैं। दैट मीन्स या प्लांट्स खाएंगे या उसके पार्ट्स को खाएंगे, अदरवाइज किसी की नहीं। तो ऐसे एनिमल्स को हर्बी ओट्स कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स आपका है डियर, हिरन। हिरन को जानते हो ना? हिरन जानते हो कि ना? ऐसे ही आपका जो आपके ग्रास हॉपर होते हैं, टिड्डा जिसको बोलते हैं, टिड्डी कह सकते हो, टिड्डी। तो ये सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक इन, सॉरी, ये हर्बी ओट्स होते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि दोज एनिमल्स व्हिच ईट्स ओनली प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बी ओट्स। फॉर एग्जांपल्स आपका क्या है? डियर है, कैमल है, ठीक है। ऐसे ही आपका घोड़ा, सीप कह सकते हैं आप, ठीक। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ग्रॉस हॉपर है, ठीक है। आपका इसमें रैबिट भी आता है, गोट भी आता है, काऊ भी आता है, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं हर्बी ओट्स के। अब नेक्स्ट थिंग पे बात करते हैं हम, क्या है? कॉर्नी ओट्स। तो आप कह सकते हैं कि दोज एनिमल्स which are eats only animals और हर्बी ओट्स, यानी कि ऐसे जंतु जो शाकाहारी और अदर जंतुओं को भी खाते हैं, या कह सकते हैं कि दोज एनिमल्स which are eats only flesh of animals और अदर एनिमल्स, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप जानते हैं क्या है? चीता, शेर। वो क्या खाता है? केवल फ्लैश खाता है, ओनली, अकेला, केवल फ्लैश खाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता है। तो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इसका एग्जांपल्स क्या होगा आपका? इसी में आपका फॉक्स आता है, टाइगर आता है, वल्चर भी आता है, वल्चर क्योंकि फ्लैश खाता है, वल्चर भी, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। टाइगर भी इसी में आता है आपका, टाइगर तो हो ही गया। फ्रॉग भी आता है। तो या तो ये हर्बी ओट्स को खाएंगे या तो मांस खाएंगे किसी भी एनिमल्स का, ठीक है। तो ऐसे जंतु को क्या बोल देते हैं? कार्नी ओट्स बोल देते हैं। फिर अगला है सर्वाहारी, ओमनी ओट्स। ये क्या होते हैं भाई? सर्वाहारी क्या है? तो दोज एनिमल्स व्हिच ईट्स बोथ हर्बी ओट्स एंड कार्नी ओट्स, यानी कि ऐसे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं उसे ओमनी ओट्स बोलते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है ह्यूमन, मैन, आदमी वाला, भाई आदमी को बोल रहा हूं, खुद अपने आप को मान लो आप क्या है? ओमनी ओट्स है, ठीक है। ऐसे ही आपका डॉग भी है, काऊ भी आपका है, इसी में, सॉरी काऊ नहीं, क्रो, ठीक है,
कौवा जिसको बोलते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आप मान सकते हैं। बियर भी है आपका, ठीक, ये भी आपका क्या है, सर्वाहारी है। ऐसा कैटेगराइजेशन क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि आपके इस अर्थ पे जो फूड है उसकी एक लिमिट है, अगर सारे लोग एक ही फूड के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो अकाल पड़ जाएगा, फूड की कमी पड़ जाएगी, लोग वैसे मरने लगेंगे, भूखे मर जाएंगे। इसीलिए नेचर ने क्या कर दिया भाई, सेलेक्ट कर दिया कि आप केवल इसी को खा सकते हो, दूसरे को नहीं खा सकते। कितना अच्छा नेचर का सेटअप है ना, है नहीं है कि सारे लोग अलग अलग रहते तो एक ही हैबिटाट पे है। ऐसी चीज़ को निके भी बोलते हैं, आप निके पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का स्पेशलाइजेशन है कि लोग एक ही चीज़ को नहीं खाते, अलग अलग लोगों का खान पान है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने जाना कि फूड हैबिट्स, इसको बहुत ज़्यादा इसको मैं वैसे जनरल लेक्चर में आपको दे दिया, इसका सभी लोग लगभग जानते हैं जो 10th पे पहुंच जाते हैं क्योंकि पढ़े हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी कौन देता है? मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका हर्बीवोर्स होता है। हर्बीवोर्स किसके साथ डिपेंड करता है? कि प्लांट्स के। तो सबसे जो मेन सोर्स होगा वो ऑटोट्रॉफ्स होगा, स्वापोषी होंगे, उसमें आपका प्लांट्स होगा, क्योंकि एनर्जी को सबसे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम वही करता है। कौन? ऑटोट्रॉफ्स, पेड़ पौधे, उसी से सारे एनर्जी लेते हैं। ऑटोट्रॉफ को हर्बीवोर्स खाएगा तो कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाता है तो कुछ एनर्जी इसमें जाएगी, ठीक है। और कुछ एनर्जी इसका यूटिलाइज हो जाता है उसके लाइफ प्रोसेसेस में, कुछ ओमनीवोर्स को मिलेगा। तो ऐसे इनकी लाइफ जो होती है वो चलती रहती है, ठीक। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। ये तो भोजन भाई हमने ग्रहण कर लिया, कैसे ग्रहण करते सब देख लिया। अब पढ़ना आपको क्या है, अगला चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा वैसे कोई ज़रूरी नहीं, थोड़ा जानना है इसके बारे में। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी कि जो जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया के स्टेप्स अलग अलग है ना, कई स्टेप्स हैं जिससे वो न्यूट्रिशन उसको मिलता है एनिमल्स को। उस स्टेप्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 मेन प्रोसेसेस होती हैं जो कि फूड जिसके द्वारा एनिमल्स उसको ऑब्टेन करता है, ठीक। उन 5 स्टेप्स को के द्वारा ही न्यूट्रिशन एनिमल्स में कंप्लीट होता है, उसको न्यूट्रिशंस मिलता है। वो 5 स्टेप्स क्या क्या हैं पहले जान लेते हैं, 1 बाय 1 करके इसको डिस्कशन करेंगे। इंजेशन के बाद दूसरा आपका आता है डाइजेशन, और तीसरा आपका आता है एब्जॉर्प्शन, और चौथा आपका आता है एसिमिलेशन, और पांचवा आपका आता है ईजेशन। ईजेशन को जरा अब मैं समझा देना चाहता हूं। इंजेशन और ईजेशन में मत कंफ्यूज होइएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। इन मतलब अंदर की ओर, ये समझिएगा, यानी जब भोजन अंदर आएगा तो वो ईजेशन होगा, और जब भोजन बाहर जाएगा तो वो ईजेशन होगा। ई फॉर एलिफेंट वाला ईजेशन, उसका मतलब बाहर होता है। अब 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। इंजेशन क्या है? इंजेशन को आप कह सकते हैं कि टेकिंग ऑफ फूड, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड कॉल्ड, कह सकते हैं क्या, ईजेशन। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही ईजेशन कहते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण, अंतग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं इसी को, ठीक है, अंतग्रहण। तो एक ही समझ में आ गया, अंतग्रहण। इसको हिंदी में जो यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के, वो ईजेशन समझे, ठीक है। अगला स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जब फूड अंदर लेते हैं तो लेने के बाद क्या होता है, वो
विभिन्न प्रकार की एंजाइमों द्वारा वो जो आपका लार्ज फूड वैक्यूल इनसॉल्युबल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल और स्मॉल फूड मटेरियल में। वो किसके अंतर्गत आएगा? डाइजेशन में। तो डाइजेशन को मेनली आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच आप क्या कहेंगे कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, यानी यहां पर क्या होता है कि द process in which the food containing food containing large insoluble molecules is broken into small soluble molecule with the help of digestive enzyme is called, उसी को बोलते हैं डाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन। तो पाचन प्रक्रिया क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील मॉलिक्यूल्स एंजाइमों, डाइजेस्टिव पाचन एंजाइमों की सहायता से छोटे और घुलनशील मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक, तो मैंने बताया क्या कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन, पाचन कहते हैं। तो एक चीज ये समझ में आ गया, एक नंबर में से आ सकता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, the process in which digested food passes ठीक थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं, थ्रू द इंटेस्टाइन wall into blood stream called absorption। मैंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन इंटेस्टाइन की दीवार से होकर ब्लड स्ट्रीम यानी जो रक्त बहता है उसमें पहुंचता है, यानी जो पाचित भोजन होता है वो यानी पचित होगा तो सॉल्युबल होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मैंने कहा डाइजेस्टेड द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम कॉल्ड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आपको पता है कि इंटेस्टाइन में ही आपकी बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो होती हैं, वो क्या करती हैं? फिंगर रोमा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसके, वो क्या करती है? भोजन को क्या करती हैं? जो आपका डाइजेस्टेड फूड होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगी, इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अवशोषण, अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, अवशोषण बोलते हैं। फिर आपका आता है स्वांगीकरण। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक, आप कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन
द प्रोसेस इन विच absorbed food is taken by body cells and used for energy, growth and बॉडी रिपेयर। इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। यानी कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन के द्वारा किसके बॉडी सेल्स के क्या करती हैं? जो अवशोषित भोजन है उसे बॉडी सेल्स इस्तेमाल करती हैं एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और बॉडी में जो भी टूटता फूटता, जो भी घाव कट फट जाता है उसकी रिपेयर के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। कि द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एज एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये हो गया। ठीक, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, शरीर की कोशिकाएं उससे एनर्जी प्राप्त करती हैं, वृद्धि करती हैं और शरीर की मरम्मत में उसका यूज करती हैं। इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला देखिए क्या है? इजेशन। अब इसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो कुछ फूड जो होगा वो आपका बच जाएगा। कुछ फूड जो होगा आपका वो क्या करेगा? बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, यानी कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव बाय द, या फ्रॉम कह सकते हैं, फ्रॉम द बॉडी, इसी को बोलते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपचित भोजन शरीर से बाहर होता है उसको इजेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इतनी चीज़ें मैंने बता दी आपको कि इजेशन क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारी चीज़ जान गए। फिर से बता देता हूँ। इजेशन मतलब, इंजेशन मतलब होता है आपका भोजन को ग्रहण करना। डाइजेशन मतलब होता है, पाचन मतलब होता है कि भोजन जो ग्रहण किए उसको अनेक जो पाचित एंजाइम हैं उसकी सहायता से छोटे छोटे पीसेस में, घुलनशील अणुओं में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जो आप डाइजेस्टेड फूड है उसके क्या करती हैं, जो बॉडीज़ की आपके इंटेस्टाइन की वाल के थ्रू वो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो आपका एब्जॉर्ब फूड होता है उससे जो बॉडी की सेल्स होती हैं उससे एनर्जी बनाती हैं, बॉडी के रिपेयर में, बॉडी की ग्रोथ में इस्तेमाल करती हैं, वो आपका स्वांगीकरण। इजेशन मतलब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने इतनी चीज़ें जान ली। अब हम देखते हैं जो अगली पॉइंट्स क्या हमको क्लियर करना है कि न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल। आपको पता है कि एनिमल्स की भोजन टेकिंग कैपेसिटी कह सकते हैं या पोषण प्राप्त करने के आधार पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो एनिमल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय
और इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो चूंकि हम जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया और सबसे पहले यूनिसेलुलर से किया है, एक कोशिका से, क्योंकि हम पाचन को समझने के लिए सबसे पहले आसान से कोई भी चीज़ होता है तो आप पहले वही शुरुआत करोगे जहां से आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा। तो हम ये कोशिकीय से स्टार्ट करते हैं कि पहले देखते हैं एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं वो लोग। तो इसका एग्जाम्पल्स है आपका अमीबा, और इसमें आपको पढ़ना है पैरामीशियम। ये दो का आपका एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, पैरामीशियम। ठीक, इन दो में आपको पढ़ना है जो कि यूनिसेलुलर। तो आपको पता है जब यूनिसेलुलर है तो इसमें सारा जो काम होगा वो केवल और केवल सेल्स की सहायता से होगा, कोशिका की सहायता से होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल कोशिका के बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोशिका से बने होते हैं, उसको एक कोश के बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। उसमें आपको पढ़ना है अमीबा। तो अमीबा जो होता है, क्योंकि आप जान लीजिए कि अमीबा एक हेटेरोट्रॉफिक है कि नहीं है। दूसरी बात, हेटेरोट्रॉपिक्स में अंतर्गत होलोजोइक है, क्योंकि ये भोजन्स को एज ये प्लांट्स या आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स कह सकते हैं, या टिनी पार्टिकल्स या टिनी प्लांट्स और टिनी एनिमल्स को ये खाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड्स के। तो इसीलिए इसको होलोजोइक न्यूट्रिशंस भी इसके अंतर्गत होता है। तो आप कह सकते हैं कि अमीबा इज ये यूनिसेलुलर, हैव होलोजोइक एंड हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर्स, जो कि क्या है, एक ये एक कोशिकीय जंतु है जो कि कैसा है, होलोजोइक है, यानी कि आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में जरा देख लेते हैं, प्राण संभोजी प्रकार का पोषण होता है और परपोषी है। इस चीज़ को जान लीजिए। अब ये परपोषी है तो इसमें एक स्पेशल कैटेगरी पाई जाती है। आपको पता है ना, यूलिन अमीबा ऐसे होता है ना, ये न्यूक्लियस हो गया और साइड ये बाहर निकला होता है। नेचर ने इसको ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि इसके पता है ना, इसके पास माउथ हो तो नहीं होता जैसे आपके पास मुंह हो ना खाने वाने के लिए, भोजन करने के लिए। ऐसा इसके पास कोई स्पेशल नहीं है, ना भोजन को बाहर करने के लिए कुछ है, ऐसा नहीं है। ठीक, सारा काम इसी सेल से करता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। हिंदी में बोलते हैं कूटपाद बोलते हैं। इस कूटपाद की सहायता से ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद फिर उसको अंदर लेता है। अंदर लेने के बाद इसमें एंजाइम्स होते हैं, उसके द्वारा पचाता है। पचाने के बाद इसकी सेल्स उसको यूटिलाइज करती हैं एनर्जी के लिए, और जो बचता है उसको फिर इसी सेल्स के द्वारा बाहर कर देता है। ठीक, तो क्या होता है, तो अमीबा में फिंगर लाइक ये देखना ना, ऐसे ये उंगली नुमा ऐसी संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। इसी की सहायता से भोजन को कैच करता है, पकड़ता है, खाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस, जिसमें भी भोजन सेल्स के थ्रू शरीर के अंदर आएगा, उस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस। तो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड बाई अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। यानी कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें अमीबा भोजन ग्रहण करता है, या जिस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस होते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। इसका मीन्स जो होता है सेल्फ फीडिंग, कोशिका के द्वारा खाना। किसके द्वारा खाता है, कोशिका के द्वारा खाता है। ठीक, तो इसको सेल्फ फीडिंग कहते हैं। और इसके अंतर्गत फिर आपकी वो सारी स्टेप्स आती हैं जो मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्योंकि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन में भी ये सारे स्टेप्स आते हैं, एनिमल्स में, तो इसीलिए इसमें भी जो ये भोजन ग्रहण करता है उससे पोषण प्राप्त करता है, तो उसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। उन स्टेप्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो उसको मैं सीधे डायग्राम से आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीधा पढ़ेंगे,
न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, पोषण पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण कैसे होता है इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है इस चीज को हम स्टेप्स के द्वारा जानेंगे। तो इसमें हम पहले एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं। ये कोई अमीबा सेल है, अमीबॉयड सेल है। मैं कई सारे डायग्राम बना ले रहा हूं एक साथ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। भाई साइज चेंज हो गई अलग की बात है। ये आपका फूड है, फूड पार्टिकल है, यानी भोजन कण है, भोजन कण। ये इसका केंद्रक है या जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका लाइसोसोम है, ठीक है। और ये इसकी स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया है। कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, इसको लाइसोसोम बोलते हैं, इसको कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज जान लीजिए। अब क्या होता है सबसे पहले देखते क्या कैसे होता है इसके पोषण। क्योंकि जो आपका अमीबा है वो एक कोशिकीय जंतु है, तो और ये जलीय होता है, एक्वाटिक एनिमल्स है, तो ये पानी में तैरता रहता है, ऐसे तैरता रहता है, ठीक है। इसके पास पानी में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। आपके फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टिनी पार्टिकल्स होते हैं प्लांट्स के फॉर्म में और एनिमल्स के फॉर्म में भी। तो एक चीज़ और जान लीजिए, ये ओमनीवोर्स भी है, ओमनीवोर्स भी, क्योंकि ये प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को खाता है भाई, तो ओमनीवोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। ये मत कन्फ्यूज होइएगा। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, भोजन के जो कण होते हैं वो तैरते हुए आते हैं, कहते चलो चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे, ठीक। क्योंकि सब लोग फ्री रहते हैं ना, भारत में स्वतंत्रता है ना, तो ये फ्री हैं, एनिमल भी फ्री है। अब ये जब तैरता तैरता पहुंचता है, तो जैसे इसके सेल के सरफेस के पास पहुंचता है, तो इसके जो स्यूडोपोडियल सेल्स होती हैं उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके शरीर में भी होते हैं। मूवमेंट जब करते हैं आप उसमें हेल्प करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये अपने स्यूडोपोडिया को ग्रोथ करने लगता है, इनलार्ज करने लगता है, और लार्ज करते करते ये स्यूडोपोडियल कफ बना लेता है, ऐसे 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 बना लेगा, ठीक है। क्योंकि कप से स्ट्रक्चर बना है, कप जानते हैं, चाय पीने वाला, ओके। अब ये स्यूडोपोडियल कप बना लिया, ये इस टाइप्स का। अब इसमें क्या होगा, ये जो भोजन होगा वो फंस जाएगा, पूर्णतः फंस गया ना, फंसा कि नहीं फंसा, फंस गया ना। आप भी देखिए फंस रहा है। ये भाई लाइसोसोम है। लाइसोसोम का वर्क क्या है, इसके अंदर सब एंजाइम्स होती हैं। वो एंजाइम्स कौन सी होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, जो कि इस फूड को पाचन करने में, उसका डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था ना कि डाइजेशन क्या होता है, कि जो एनिमल्स होता है वो फूड को लेता है और वेरियस एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, उसका वो टूट जाता है, ठीक। जो आपको अभी मैंने बताया था, डाइजेशन में बताया, ठीक। तो ये क्या होगा कि अब ये फूड फंस गया, तो ये दोनों स्टेप्स जो आपके कहलाएंगे, ये और ये कहलाएगा इंजेशन। क्या कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं अंत ग्रहण कहलाता है, अंत ग्रहण, ठीक। अब अंत ग्रहण हो गया भोजन। अब ये भोजन क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म में हो जाता है, यूं, ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म में हो गया, ठीक। इसको फूड वैक्यूल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम फेगोजोम भी है, फेगोजोम। फूड प्लस आपका वैक्यूल जो होता है, इसको मिला के फेगोजोम भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये
जैसे ही ये कवर होगा, कवर होने के बाद ये आपकी जो वाल है ना एक में मिक्स होगी और फिर आपका जो अमीबा है वो अपनी जनरल वे में आ जाएगा, जैसा वो था पहले वैसा ही हो जाएगा। और ये क्या होगा कि ये अंदर आ जाएगा, मान लो ऐसे ये आगे ना अंदर, तो ये फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया मैंने। यहाँ कलर दूसरा ले लिया, जरा वो बना देते हैं। ये फूड वैक्यूल हो गया, ठीक। तो इस तरीके का ये कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इस स्टेप्स को क्या हुआ कि इसमें भोजन अंदर आ गया। जब भोजन अंदर आ गया तो अंदर आने के बाद क्या होता है कि जो इसमें लाइसोसोम पड़े होते हैं, लाइसोसोम जाके इससे अटैच कर जाता है। और जब अटैच कर जाएगा, ठीक, अब इसने क्या किया, इसने इंगल्फ किया। तो भोजन को आप दो मेथड से अंदर करते हो, या तो इंगल्फ करो, स्वैलोइंग करोगे, निगलोगे, या तो इसको एब्जॉर्ब करोगे। तो यहाँ पे इंगल्फ कर रहा है, निगल रहा है, अंदर कर रहा है। तो ये भोजन क्या हुआ, इसके साथ गया, लाइसोसोम अटैच हो जाता है। जब अटैच होता है तो इसमें क्या जाता है, एंजाइम्स जाती हैं। ये अपना लाइसोसोम जो एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, वो इसमें उड़ेल देता है, डाल देता है। जब डाल देता है तो ये जो भोजन है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। देखिए कैसे टूट जाता है, आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं मैं। ये तो आपका फूड वैक्यूल हो गया, ये भोजन आपका टूट गया, ठीक है, भोजन आपका टूट गया। ये आपका लाइसोसोम है। तो ये स्टेप्स दोनों क्या कहलाएंगे, डाइजेशन, पाचन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पाचन कहलाएंगे, ठीक। तो इतना श्योर हो गए, पाचन क्या हुआ जान गए ना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एंजाइम एंटरिंग इन फूड वैक्यूल, एंजाइम एंटरिंग इन फूड वैक्यूल्स, ठीक है। तो जब फूड वैक्यूल्स में एंटर्स किया तो इसने क्या किया, इस फूड को तोड़ दिया, तो डाइजेशन का स्टेप आ गया। अगला स्टेप्स में क्या देते हैं, ठीक है, क्या होता है, अब क्या करेगा कि ये जो आपका अमीबा है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ये लाइसोसोम्स हो गए, ये इसका फूड वैक्यूल्स हो गया। इससे क्या होगा कि जो इसमें भरा हुआ था ये इसके साइटोप्लाज्म में आने लगेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। जो फूड इसमें सिंपल फॉर्म में टूट गया था, साल्बल हो गया था, वो डिफ्यूज होने लगता है, किसमें, इसके साइटोप्लाज्म के। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, क्या होती है कि जब जो साल्बल फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है और अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन बच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपका डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज। ये स्टेप्स आपका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ये स्टेप्स आपका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो पचित भोजन था वो साइटोप्लाज्म में चला गया। कहाँ पे चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। और साइटोप्लाज्म्स में वो गया तो वो सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, सोख लिया गया। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे मेंस में इंटेस्टाइन वाल से थ्रू जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में, तो यहाँ पे कोई ब्लड स्ट्रीम तो है नहीं, तो इसकी सेल्स जो है उसको अंदर कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। और जैसे अवशोषित कर लेंगी तो इसके अंदर जब कुछ बचेगा नहीं तो ये जो इसकी फूड वैक्यूल वाल है वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अगला स्टेप्स देखते हैं क्या होता है। यहां पर मैंने कलर चेंज कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अमीबा बदल दिया मैंने, नहीं ऐसा नहीं है। अब आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, ये ऐसा दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, अमीबा ग्रो करेगा, अमीबा ग्रोस, यानी अमीबा वृद्धि करेगा, कह सकते हैं। अमीबा जो है
वृद्धि करेगा। जो एसिमिलेशन स्टेप होता है इसमें मैंने पहले बता दिया कि एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है उससे ये क्या करेगा, एनर्जी प्राप्त करेगा। और कैसे पड़ेगा, वो सेल्स में जाएंगे, सेल्स एनर्जी बनाएंगी और कुछ उसका बॉडी ग्रोथ में यूटिलाइजेशन होगा और कुछ आपका जो होगा बॉडी रिपेयर में इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब मेम्ब्रेन ये ब्रस्ट हो जाती है ना, अभी बताएंगे, तो उसमें भी इस्तेमाल इसका कर लेता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कौन सा स्टेप हुआ, ये एसिमिलेशन का स्टेप हो गया, एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन हो गया, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कम में कर दो जरा इधर। इजेशन, पाचन की जगह कम है, ठीक है। अब क्या होगा, एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन जब हो गया, एनर्जी प्राप्त कर लिया उसको, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में, इसमें लाइफ प्रोसेस हुई, इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी वो यही यूज करता है। अब क्या होगा कि जितने भी आपके ये फूड है, इसके अंदर जितना भी फूड था, क्योंकि ये स्टेप इजेशन का है भाई, इजेशन का यानी कि बहिक्षेपण का, ये स्वांगीकरण का है और ये आपका एब्जॉर्प्शन का है। तो पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप्स आपका ये है पाचन, और तीसरा ये, और चौथा ये, और पांचवा ये स्टेप हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करता है, जो इसकी कोशिका कला है, सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के पास इकट्ठा होता रहता है और फिर क्या होता है कि वो ऐसा उस पर फोर्स एक डेवलप होता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है तो वहीं पर ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका बाहर निकल जाएगा, यानी आउट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, ठीक। यानी कि जो अपचित भोजन था वो बाहर निकल गया। तो ये स्टेप्स क्या कहलाएगा, आपका इजेशन। अब यहाँ मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो उसकी रिपेयरिंग होगी ना, तो उसमें वही आपकी एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज हो जाएगी। अब मैं फिर से आई होप मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले अमीबा के पास फूड पार्टिकल्स तैरता हुआ आता है, तो ये अपने स्यूडोपोडिया को इनलार्ज करता है, ग्रोथ करता है, फिर इस भोजन को कैच कर देता है, जिसको स्यूडोपोडियल कप कहते हैं, कप बन गया। जब कप कर लिया तो क्या होता है कि इसकी जो पोजीशन एक्चुअल थी वो अपने पोजीशन में आ जाता है, तो फूड इसके अंदर साइटोप्लाज्म में आता है। तो उस जब फूड अंदर आता है तो उसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फेगोजोम बोल देते हैं। जब फूड और वैक्यूल दोनों को फेगोजोम कह देते हैं। फिर क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में लाइसोजाइम एंजाइम्स होती हैं, वो लाइसो एंजाइम्स क्या करती हैं कि उस फूड से, फूड वैक्यूल से जाके अटैच होती हैं, और चूंकि जो आपकी लाइसोजोम है उसमें एंजाइम्स होती हैं भोजन को पचाने वाली, वो एंजाइम हाइड्रोलिटिक है, तो ये लाइसोजोम जाके अपना सारा एंजाइम्स उसी में डाल देता है, किसमें, खाद्य रिक्तिका में। इसको खाद्य रिक्तिका भी हिंदी में बोलते हैं, फेगोजोम में। तो क्या होता है कि इस स्टेप्स को बोल दिया जाता है, इस प्रकार के जो ये यहाँ बना हुआ ना, इसको बोल दिया जाता है ये फेगोजोम प्लस लाइसोजोम्स, फेगोजोम्स प्लस जो इसका लाइसोजोम मिल गया तो उसी को बोल दिया था फेगोलाइसोजोम बोल दिया था। क्या बोलाता है, फेगोलाइसोजोम बोल देते हैं। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा फेगोलाइसोजोम्स बोल दिया जाएगा। अब क्या होता है, जब से एंजाइम्स इसमें जाएगा, जो आपका बड़ा बड़ा फूड था ना उसको छोटे छोटे में तोड़कर उसको घुलनशील बना देगा। जब घुलनशील बना देगा तो वो क्या होगा कि वो जो पचित भोजन है वो उसके साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, डिफ्यूज होगा, और जितनी भी सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस एब्जॉर्प्शन का हो गया स्टेप।
एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होगा कि अमीबा उस एब्जॉर्ब फूड से जो उसकी सेल्स होंगी उसको एज ए एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करेंगी, बॉडी रिपेयर के रूप में, और ग्रोथ, इससे अमीबा ग्रोथ किया, बढ़ा, वृद्धि किया। फिर क्या होगा कि जो अपचित भोजन था वो कोशिका कला के पास इकट्ठा होता गया। एक समय आया कि ये ब्रेक हो गई और अनडाइजेस्टेड फूड जो था शरीर से बाहर निकल गया। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। ठीक है, तो ये आपने अमीबा में। अब अगर हम पैरामीशियम की बात कर दें तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक वाटर करंट, पैरामीशियम स्ट्रक्चर देखे हो ना, मैं बताया दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस ये होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देख लीजिए, ये आपका पैरामीशियम है, इसमें साइटोफैगी होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे कीप नुमा संरचना होती है, इसको वेस्टिबुल, यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं, हेयर नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया को ऐसे हिलाते हैं तो वाटर करंट उत्पन्न होती है, पानी हिलता है तो भोजन जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स सब इसमें इंटर्स करने लगते हैं कि जो ऐसे भंवर टाइप का बनने लगता है। जैसे आप लोटे में या बाल्टी में पानी ले लो, हिला दो ऐसे से, तो उसमें गोल गोल बनने लगता है गड्ढा ना, तो इसी में वो गिरने, पानी आने लगता है, पानी के साथ भोजन भी आता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें प्रवेश कर जाते हैं, इंटर्स कर जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक, बाकी जो फर्दर प्रोसेस होती है वैक्यूल्स बनेगा, फिर उसका ऐसे स्टेप्स में डाइजेशन उसका भी होता है पैरामीशियम का, तो बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से हमने आज यूनिसेलुलर में डाइजेशन पढ़ लिया। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो मल्टी सेलुलर में डाइजेशन होगा। तो आई होप आपको कैसी लगी मेरी लेक्चर्स, मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल्स को शेयर करिए, लाइक्स करिए जो हमारा वीडियोस है, और जो नए स्टूडेंट जो भी हैं वो सब्सक्राइब करें, या जो भी उनके मित्र हैं 10th क्लास में हैं वो ज़रूर उनसे कहें कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो ज़माना है इस समय जो कंडीशन है उसमें केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होंगी। तो जरूर आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए कैसा लगा, जो भी है आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को। ओके, थैंक्स गाइस, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।